हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश सेटलमेंट एट मद्रास, यानी कि मद्रास में ब्रिटिश किस तरह आए और उन्होंने वहाँ पे क्या न्याय व्यवस्था चला रखी थी। ठीक है, इसमें एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि मद्रास की जो न्याय व्यवस्था है उसके 3 चरण यानी कि 3 फेजेस बताओ। ठीक है, तो ये सारा के सारा कंप्लीट हम इसमें देखने वाले हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझो कि 1600 के चार्टर के द्वारा अंग्रेज भारत में आए थे व्यापार करने के लिए और उन्होंने सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की थी 1613 में। आप वीडियो देख सकते हो, वीडियो बनी हुई है। ठीक है, तो हुआ क्या कि विस्तारवादी नीति के अंतर्गत भारत में सूरत में फैक्ट्री की स्थापना करने के बाद अंग्रेजों का जो अगला टारगेट था वो था मद्रास, यानी कि सूरत में उनके पैर जम चुके थे, अब उन्हें चाहिए था मद्रास। ये जो आप रेड पार्ट देख रहे हो ये है आपका मद्रास। ठीक है, तो अब उनका जो अगला टारगेट था वो था मद्रास में न्याय व्यवस्था लागू करना, मद्रास में ट्रेड करना और वहां पे शासन करना। ठीक है, तो हुआ क्या कि सन 1639 में मद्रास में फैक्ट्री की स्थापना की गई, यानी कि इस तरह की एक फैक्ट्री की स्थापना की गई और उस फैक्ट्री का नाम था सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट नाम है, सेंट जॉर्ज फोर्ट। उन्होंने अपने यहाँ के किसी इंसान के नाम पे ये नाम रखा था, सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक है, और उनके साथ एक अच्छी चीज और ये भी हुई कि उस टाइम के मद्रास के जो हिंदू शासक थे उन्होंने मद्रास पट्टनम नाम का एक पूरा का पूरा गांव कंपनी को दे दिया। यानी कि अब कंपनी को यहाँ पे एक पूरा का पूरा गांव मिल चुका था, बहुत अच्छी खासी जमीन मिल चुकी थी और उन्होंने वहां पे एक फैक्ट्री भी बना ली थी। ठीक है, जैसे नाम दिया गया सेंट जॉर्ज फोर्ट। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस स्थल पर कंपनी ने अपना व्यापार किया, यानी कि यहाँ से उनका जो बिजनेस था, उनका जो ट्रेड था वो स्टार्ट हो गया। ठीक है, उसके प्रशासन के लिए एजेंट नियुक्त किया गया। ठीक है, यानी कि अब ऐसा तो है नहीं कि सारी चीजें कंपनी खुद देख लेगी या फिर जो मेंबर आए हैं वो सारे खुद ही देख लेंगे। ठीक है, तो उन्होंने प्रशासन के लिए यानी कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक एजेंट को नियुक्त किया। वो एजेंट क्या करता था, वो यहाँ का प्रशासन देखता था, वो एजेंट यहाँ का प्रशासन देखता था। ठीक है, अब एक भेदभाव वाली कहानी थी। क्या कहानी थी कि इस फोर्ट के अंदर क्या नाम था, सेंट जॉर्ज फोर्ट। ये जो फोर्ट था, इस फोर्ट के अंदर जो थे वो अंग्रेज रहते थे और बाहर गांव में भारतीय रहते थे। ठीक है, अब भेदभाव ये था कि अंग्रेजों की बस्ती को तो श्वेत नगर बोलते थे, यानी कि जहाँ पे अंग्रेज रह रहे हैं उसे तो व्हाइट टाउन बोल रहे हैं, व्हाइट टाउन बोल रहे हैं, और जहाँ पे भारतीय रहते थे उसे बोलते थे ब्लैक टाउन। ये सबसे बड़ी भेदभाव की बात थी कि उन्होंने ये जो डिवीजन किया था ये ऐसे किया था कि अंदर जो रह रहे हैं फैक्ट्री में, यानी कि जो सेंट जॉर्ज फोर्ट में रह रहे हैं वो हैं अंग्रेज, उनका कहलाएगा व्हाइट टाउन, और जो बाहर भारतीय रह रहे हैं वो कहलाएगा ब्लैक टाउन। तो ये एक भेदभाव था जिससे भारतीय ज्यादा खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि श्वेत नगर और काला नगर बोल के तुम डिवीजन कर रहे हो, तो ये कोई अच्छी चीज तो है नहीं। अब शुरू होती है मद्रास की न्याय व्यवस्था। ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। मद्रास की जो न्याय व्यवस्था थी वो 3 पार्ट में डिवाइड थी। ठीक है, अब जानेंगे कि पहली से लेकर तीसरी व्यवस्था तक में क्या हुआ, क्या कमियां थी। ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत आसान होने वाला है। तो जो प्रथम चरण था ये था 1639 से 1665 तक। यहाँ क्या हुआ, ये महत्वपूर्ण चरण था। ठीक है, श्वेत नगर में अंग्रेज एजेंट और उसकी परिषद न्याय व्यवस्था के कार्य को संभालते थे और वहां पे अब सीधी सी बात है, अगर अंग्रेज और उनके एजेंट वगैरह न्याय व्यवस्था संभालेंगे तो भारतीय कानून तो वो नहीं मानेंगे। अब अगर अंग्रेज एजेंट और उनकी जो काउंसिल है वो वहां पे न्याय व्यवस्था संभाल रही है तो वो इंग्लैंड के कानून को ही लागू करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है, तो जो व्हाइट टाउन था, श्वेत नगर था, जहाँ पे अंग्रेज रहते थे, वहां पे एजेंट और उसकी परिषद न्याय व्यवस्था के काम को संभालते थे, अतः इंग्लैंड के कानून को ही लागू किया जाता था। ठीक है, एजेंट और उसकी जो परिषद यानी कि उसकी जो काउंसिल थी वो दीवानी फौजदारी दोनों मामले संभालती थी। ठीक है, यानी कि वो क्रिमिनल केसेस भी देखती थी और वो आपके सिविल केसेस को भी देखती थी, किंतु उनकी न्यायिक शक्तियां अत्यंत ही सीमित थी। यानी कि वो देखते तो सब कुछ थे, ठीक है, लेकिन जो उनकी पावर्स थी वो सीमित थी। एकदम डायरेक्ट वो कोई एक्शन नहीं ले सकते थे, डायरेक्ट वो कोई ऑर्डर नहीं दे सकते थे। ठीक है, और क्या होता था कि अगर आगजनी जैसी घटनाओं के निर्णय जो थे वो नहीं ले पाते थे तो उन्हें निर्णय के लिए इंग्लैंड भागना पड़ता था। यानी कि जब भी कोई बड़े डिसीजन की बात आएगी, जब भी कोई कंफ्यूजिंग तुम्हें लग रहा है तो तुम्हें सीधा का सीधा इंग्लैंड जाना पड़ेगा। ठीक है, संचार व्यवस्था ठीक न होने के कारण न्याय प्रशासन में लेट होता था, यानी कि विलंब होता था। अब खुद सोचो कि यहाँ है भारत और यहाँ है इंग्लैंड। ठीक है, अब एरोप्लेन से उड़ के तो तुम जा नहीं रहे कि 2 घंटे में, 4 घंटे में, 6 घंटे में पहुंच जाओगे। उस टाइम की जो संचार व्यवस्था थी वो तो कुछ थी नहीं। ठीक है, और जाते थे जहाज के थ्रू, वाटर के थ्रू। ठीक है, तो जाने में लगता था टाइम। ठीक है, तो इसलिए लेट होता था बहुत ज्यादा। तो ये तो था प्रथम चरण। अब इसमें हमें एक और चीज पढ़ने के लिए मिलती है,
इतिहास का अध्ययन करने पर उस समय के एक अभियोग यानी कि एक केस का हमें पता चलता है जिसमें दो अंग्रेजों को यानी कि जो दो अंग्रेज थे उन्हें राजद्रोह के अपराध में कौड़े से पीटने की सजा दी गई थी। ठीक है, यानी कि जो दो अंग्रेज थे उन्होंने राजद्रोह करा यानी कि अपनी सरकार के साथ विद्रोह करा, जिस कारण उन्हें कौड़े से मार मार कर पीटने की सजा दी गई थी। ठीक है, अब क्या था कि भारतीयों को न्याय दिलाने के लिए चौलेटरी न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। यानी कि भारतीयों, देखो अब ध्यान से सुनना, अभी अभी मैंने बताया कि जो व्हाइट टाउन था जहाँ पे अंग्रेज रह रहे थे वहां पे एजेंट और उसकी परिषद न्याय व्यवस्था संभाल ली थी। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों का तो काम हो गया। अब बात आती है भारतीयों की कि भारतीयों की न्याय व्यवस्था कौन देख रहा था। तो भारतीयों की न्याय व्यवस्था देखने के लिए, भारतीयों को न्याय देने के लिए चौलेटरी न्यायालय की स्थापना की गई थी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूछते हैं कि चौलेटरी न्यायालय क्या था, कैसे बना। ठीक है, अब सुनो, चौलेटरी न्यायालय की व्यवस्था की गई थी और इसका जो अधिकारी होता था उसको अधिगर बोलते थे। ए दे ई गैर अधिगर। ठीक है, जैसे कि हमारे आज की कोर्ट के जज को बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरह उस टाइम पे जो चौलेटरी न्यायालय थी इसका जो जज होता था यानी कि जो अधिकारी होता था उसे अधिगर बोलते थे। ठीक है, कालांतर से कुछ अधिगर भ्रष्ट हो गए यानी कि जब टाइम बीतता गया जो कुछ अधिगर थे ना यानी कि जो ऑफिसर थे वो बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो गए। इस सिचुएशन को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कप्तान मॉर्टिन एवं जॉनले को अधिगर के पद पर नियुक्त किया। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने दो आदमी यानी कि अपने दो आदमी कप्तान मॉर्टिन और जॉनले को अधिगर के पद पे नियुक्त कर दिया। और अगर कोई भारतीय क्रूर अपराध करता था तो उसे हिंदू शासक की आज्ञा से अंग्रेजी कानून के अनुसार दंडित किया जाता था। यानी कि अगर कोई भारतीय कोई क्रूर अपराध, बहुत ज्यादा बुरा अपराध करता था तो पहले राजा से परमिशन लेते थे और परमिशन लेने के बाद अपने कानून के हिसाब से उसे सजा दी जाती थी। अब इसे इस तरह समझो, जैसे मान लो किसी ने चोरी की तो चोरी की सजा है कि उसे उसे मतलब कुछ दिन के लिए कारावास दे दिया, लेकिन अंग्रेजों की विधि बोल रही है कि चोरी के लिए हम फांसी देंगे। ठीक है, तो यही होता था, मतलब अंग्रेज अपना कानून लगाते थे। ठीक है, हमारा नहीं मानते थे। इस प्रकार मद्रास में हिंदू शासक की अनुमति से इंग्लैंड का कानून भी लागू होता था। यानी कि इस हिसाब से जो आपका मद्रास था वहाँ पे इंग्लैंड का कानून भी लागू हो रहा था। राजा से परमिशन ले लेते थे कि हम इसे सजा देंगे और अपने कानून के हिसाब से सजा देते थे। ठीक है, इसलिए दोबारा दीवानी तथा फौजदारी के मामलों में दिए गए निर्णय के बारे में अधिक विवरण नहीं मिलता। यानी कि ज़्यादा पता नहीं चलता हमें वहाँ के दीवानी और फौजदारी के मामलों के बारे में। मतलब इतना ही पता चलता है कि वहाँ पे दो अंग्रेजों ने राजद्रोह किया जिन्हें कौड़े से मार मार के इस तरह सजा दी गई, और भारतीयों के लिए चौलेटरी न्यायालय था जहाँ पे राजा से परमिशन लेके वो अपनी विधि के हिसाब से सजा देते थे। अब एक भारतीय केस सुनो, यहाँ पे क्या हुआ, सन 1642 में एक भारतीय को अपने साथ रहने वाली औरत की हत्या के रूप में अभियोजित किया गया। यानी कि एक हस्बैंड ने अपनी वाइफ को मारा, उस पर ये केस था। ठीक है, घर की तलाशी ली गई और तलाशी में औरत के कपड़े और जेवर मिले। खोजबीन द्वारा उसे दोषी माना गया। यानी कि जो हस्बैंड था उसे दोषी माना गया। वहां पे खोजबीन करी तो पता चला कि औरत के कपड़े भी हैं, जेवर भी हैं। ठीक है, तो उन्हें पता चल गया कि इसने औरत को मारा है। फिर क्या हुआ, उसे दंडित करने के लिए राजा के पास भेजा गया। यानी कि उसे राजा के पास लेके गए कि देखो इसने ये काम किया है। अब राजा ने क्या करा, राजा ने एजेंट को आज्ञा देकर इस मामले का निपटारा इंग्लैंड की विधि के अनुसार करने का आदेश दिया और अंत में फांसी की सजा दी गई। यानी कि राजा ने एक भी स्टेप आगे नहीं लिया। राजा ने नहीं बोला कि हम इसे ये सजा देंगे वो सजा देंगे, राजा ने एजेंट से बोल दिया कि तुम इसे सजा दे दो अपने हिसाब से। ठीक है, अब उसने क्या करा, उसने फांसी की सजा दे दी। ठीक है, तो उस टाइम पे ये चल रहा था। अब आप समझ सकते हो कि भारतीयों की जो पकड़ थी उस टाइम पे कितनी ज्यादा कमजोर थी। यानी कि जो भारतीय राजा थे वो खुद भी मामले में इंटरफेयर करना नहीं चाह रहे थे। वो बोलते थे अरे यार तुम ही देख लो। उन्हें भी ये था चलो हमारी जान छुट रही है तुम देख लो, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि जिनको तुम आज काम सौंप रहे हो कल वो ही तुम्हारी सत्ता की सत्ता छीन लेंगे। तो हमने पढ़ा प्रथम चरण। अब इसके बारे में सुनो, न्याय व्यवस्था का जो प्रथम चरण था वो भ्रष्टाचार और अव्यवस्था का शिकार था। यानी कि वहां पे कुल मिलाकर भ्रष्टाचार भरा पड़ा था और अव्यवस्था थी। क्योंकि राजा जो थे वो कुछ देख नहीं रहे थे। ठीक है, और जनता में रोष था पर जवाब बंद रहती थी। ठीक है, यानी कि जनता को गुस्सा तो आता था, ठीक है, लेकिन चुप रहते थे, कुछ बोल नहीं सकते थे। ब्लैक टाउन और व्हाइट टाउन के लिए पृथक पृथक न्याय व्यवस्था अनुचित, असंगत तथा पूर्ण रूप से अतार्किक थी। यानी कि ब्लैक टाउन जहाँ पे भारतीय रहते थे, भारतीय के लिए इन्होंने
चौलेटरी न्यायालय की व्यवस्था करी थी, ठीक है। और जो इनके अंग्रेज होते थे ना व्हाइट टाउन में, वहाँ के लिए जो एजेंट था वो न्याय व्यवस्था देखता था, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा कि पृथक पृथक न्याय व्यवस्था, यानी कि जो अलग अलग न्याय व्यवस्था करी थी वो अनुचित, असंगत और पूर्ण रूप से अतार्किक थी, यानी कि उसमें ऐसा कोई लॉजिक था नहीं। तो ये हो गई हमारी प्रथम न्याय व्यवस्था जो थी, प्रथम जो चरण था उसके दोष, ठीक है। अब देख लेते हैं द्वितीय चरण। पहला चरण हमने पढ़ लिया कि वहाँ पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हमने केस भी देखे कि अंग्रेजों को कैसे सजा दी गई, और जो भारतीय आदमी था जिसने अपनी वाइफ की डेथ की थी उसे कैसे सजा दी गई। अब देखते हैं द्वितीय चरण। इस चरण में एक इम्पॉर्टेंट काम हुआ। यहाँ क्या हुआ कि सन 1666 में मद्रास प्रेसिडेंसी नगर बना दिया गया, यानी कि मद्रास को एक ऊंचा दर्जा दिया गया, उसे प्रेसिडेंसी नगर बना दिया गया, और यहाँ पे एक प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया और मद्रास की व्यवस्था में सुधार हुआ। यानी कि अब मद्रास एक प्रेसिडेंसी नगर है और इसकी देखरेख करेगा प्रेसिडेंट, ठीक है। ये हुआ। फिर क्या हुआ, चौलेटरी न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा दी गई, यानी कि जो भारतीयों के लिए बनाई गई थी ना चौलेटरी न्यायालय, उसके जो जज होते थे उनकी संख्या बढ़ा दी गई। चौलेटरी न्यायालय में मैंने पहले ही पीछे बता दिया, चौलेटरी न्यायालय में अधिगर जो थे वो काम संभालते थे, ठीक है। तो अधिगर वहाँ के जज हुए, ठीक है, तो उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, ठीक है। इंग्लैंड का कानून भारतीय न्यायालय में चलने लगा। गवर्नर की परिषद को न्याय का अधिकार दिया गया, यानी कि इंग्लैंड का जो कानून था वो भारतीय कोर्ट में भी चलने लगा। यानी कि पहले क्या होता था कि अगर भारतीयों का कोई मामला है तो वो भारतीयों के हिसाब से देखा जाता था। मान लो कोई मुसलमान है तो उसे मुस्लिम विधि के अनुसार सजा दी जाएगी, और अगर कोई हिंदू है तो हिंदू विधि के अनुसार सजा दी जाएगी। लेकिन अब क्या होता था कि इंग्लैंड का कानून भारत में चलने लगा, और गवर्नर और उसकी जो परिषद थी ना, यानी कि जो एजेंट वगैरह थे, इन लोगों को भी न्याय का अधिकार दिया गया है कि आप भी अब मैटर देख सकते हो, ठीक है। भ्रष्ट व अनैतिक व्यापार के लिए एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई, ठीक है। पहला हो गया है आपका चौलेटरी कोर्ट और दूसरी हो गई है आपकी एडमिरल्टी कोर्ट। एक एक करके कोर्ट के नाम आते जाएंगे, इन्हें ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो अदालत की व्यवस्था है ना ये आपका दिमाग हिला देगी, तो इन्हें ध्यान से सुनना। एडमिरल्टी कोर्ट क्या होती थी पहले ही बता रही हूँ मैं आपको। एडमिरल्टी कोर्ट समुद्र से रिलेटेड चीज़ों को देखती थी, क्योंकि एक बात सोचो कि यहाँ है आपका, लो मैं थोड़ा इसे साफ कर दूँ, आपका जो इंग्लैंड सामान आता था भारत से जाता था, तो वो जाता कैसे था, यहाँ से अगर यहाँ आ जा रहा है तो एरोप्लेन तो थे नहीं, वो जाता था पानी से, समुंदर से, ठीक है। तो जो एडमिरल्टी कोर्ट थी वो समुंदर के मामलों को देखती थी, यानी कि समुद्र में व्यवस्था तो नहीं बिगड़ रही, कोई चोरी कोई डकैती, ऐसे सारे जो मामले होते थे वो एडमिरल्टी कोर्ट देखती थी। इसे समुद्री न्यायालय भी बोला जाता था। क्यों? क्योंकि ये समुद्री जो मार्ग से सामान आ रहा जा रहा है उस चीज़ को देखती थी, ठीक है। तो इसीलिए तो लिख रहा है कि भ्रष्ट और अनैतिक व्यापारियों के लिए एडमिरल्टी कोर्ट बनाई गई। व्यापारी व्यापार से संबंधित है, और व्यापार जो होता था वो समुद्र के मार्ग से होता था, ठीक है। तो पहला तो आपका चौलेटरी न्यायालय हो गया, दूसरा आपका एडमिरल्टी कोर्ट हो गया। अब क्या हुआ, इस काल में गवर्नर की परिषद न्याय प्रदान करने में अक्षम थी। कानून का ज्ञान न होने के कारण गंभीर अथवा जटिल मामलों में न्याय करने में ये सक्षम नहीं थे। यानी कि जो गवर्नर और परिषद, गवर्नर एंड काउंसिल, जो हमने 1600 वाले चार्टर में पढ़ा था कि गवर्नर काउंसिल इंडिया जो भेजे गए थे, तो वो क्या कर रहे थे कि वो भारत, उन्हें मतलब नॉलेज तो थी नहीं लॉ वगैरह की, ठीक है। तो वो ठीक तरीके से डिसीजन नहीं ले पाते थे, और अपने उच्च अधिकारियों की राय के लिए, यानी कि उनकी सजेशन के लिए या फिर उनकी एडवाइस के लिए इंग्लैंड जाते थे। अगर उस टाइम पे फ़ोन चल रहे होते तो कॉल करके पूछ लेते कि भैया क्या करें इन लोगों का, ठीक है। अब कॉल उस टाइम पे थी नहीं, संचार की व्यवस्था थी नहीं, तो सीधा भाग के उन्हें इंग्लैंड जाना पड़ता था, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इतनी दूर जाना पड़ता था। और जब तक अधिकारी इंग्लैंड से वापस नहीं आते थे अपराधी को लंबे समय तक जेल में ही रहना पड़ता था। मान लो किसी ने किसी को चाकू मार दिया, ठीक है, अब तुम्हें समझ नहीं आ रहा इसे क्या सजा दें, और तुम जाओगे सीधा का सीधा इंग्लैंड, तो जब तक तुम इंग्लैंड से भारत नहीं आ जाओगे तब तक वो बेचारा जेल में ही बंद रहेगा। इतने में तो उसकी सजा भी पूरी हो जाती है 1-2 महीने की, ठीक है। तो कुल मिला के ये थी सेकंड जो आपका चरण है उसकी कमियां, यानी कि गवर्नर परिषद को न्याय की ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, और मतलब इतना उसे कुछ पता नहीं था, और राय लेने के लिए सीधा इंग्लैंड भागना पड़ता था, और भारतीय इतने जेल में ही पड़े रहते थे, ठीक है। तो ये थी इसकी प्रॉब्लम। अब पढ़ते हैं तीसरा चरण। फर्स्ट एंड सेकंड कंप्लीट है, समझ में आया हो तो कमेंट करके बताना और ध्यान से सुनो, ठीक है। तृतीय चरण में क्या हुआ, ये इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस चरण में कंपनी का लास्ट चार्टर प्रस्तुत किया गया। इस चरण में क्या हुआ, व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन यानी कि श्वेत नगर और काला नगर जो थे ये मिला दिए गए। यानी कि पहले तुमने भेदभाव कर रखा था, पहले ये तुम्हारा व्हाइट टाउन है और व्हाइट टाउन के बाहर जो है ये ब्लैक टाउन है, यहाँ काले लोग रहते हैं, ठीक है, तुमने भेदभाव कर रखा था। तो जब अंग्रेज इस बात को समझ गए कि भारतीय इस चीज से खुश नहीं है, तो जो लास्ट चरण था उनमें उन्होंने जो व्हाइट टाउन और ब्लैक टाउन थे उनका विलीनीकरण कर दिया, ठीक है, उन्हें एक दूसरे में मिला दिया। अब ना तो कोई काला है और ना कोई गोरा है, ये चीज अलग हो गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, कंपनी ने चार्टर जारी करके एक निगम स्थापित किया जो लंदन के निगम का प्रतिरूप था। यानी कि कुल मिला के लंदन में एक कॉरपोरेशन होता था जिसकी तरह कंपनी ने भारत में भी किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशन है क्योंकि ये था आपका मेयर कोर्ट, यानी कि मेयर का न्यायालय। मेयर न्यायालय के ऊपर अलग से वीडियो बनेगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इस मेयर न्यायालय के अंदर क्या होता था वो सुनो, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस निगम में यानी कि इस कॉर्पोरेशन में एक मेयर होता था। मेयर एक अधिकारी का नाम है, ठीक है। एक मेयर होता था, 12 एल्डरमैन होते थे और 60 से अधिक अन्य अधिकारी होते थे। यानी कि 60 और 12 यानी कि लगभग 72 और एक आपका मेयर यानी कि लगभग 73 मेंबर इसमें थे, ठीक है। निगम का मेयर तथा एल्डरमैन एक न्यायालय की रचना करते थे जिसे मेयर कोर्ट कहा जाता था, यानी कि मेयर न्यायालय कहा जाता था। ये जो मेयर थे, ये जो एल्डरमैन थे, ये मिलकर एक कोर्ट का निर्माण करते थे जिसे मेयर कोर्ट कहा जाता था और इसे अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता था, ठीक है। ये न्यायालय आपराधिक और सिविल दोनों तरह के मामलों की सुनवाई करती थी। यानी कि अगर रेप का, मर्डर का मामला है तो भी ये देखेंगे, चोरी डकैती का मामला है तो भी ये देखेंगे, ठीक है। और मृतक की संपत्ति का विवरण भी इसके अधिकार क्षेत्र में आता था। कौन मर गया, कौन जिंदा है, किसके पास कितनी संपत्ति है, ये भी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आता था। और ये जो आपकी मेयर कोर्ट थी इसमें जूरी पद्धति लागू होती थी और इसकी विशेषता ये थी कि इस न्यायालय के विरुद्ध एडमिरल्टी कोर्ट में अपील की जा सकती थी। एडमिरल्टी कोर्ट जस्ट अभी पीछे पड़ के आए थे जिसमें मैंने आपको बताया था ये समुद्री न्यायालय था और ये व्यापार से संबंधित था, यानी कि समुद्र से जो व्यापार होता था उससे संबंधित था। तो 3 कोर्ट हमने पढ़ ली। पहला चौलेटरी कोर्ट पढ़ ली जो भारतीयों के लिए बनाई गई थी, फिर हमने एडमिरल्टी कोर्ट पढ़ ली जो समुद्र में व्यापार से संबंधित थी, और तीसरी है आपकी ये मेयर न्यायालय, ठीक है। तो अगर मान लो जैसे अब क्या होता है, मान लो आपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस डाला, आप उससे जो जजमेंट आई आप उससे खुश नहीं हो तो आप हाई कोर्ट में अपील कर देते हो, सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हो, ठीक है। उसी तरह अगर कोई मेयर न्यायालय से खुश नहीं होता था तो वो एडमिरल्टी कोर्ट में अपील कर सकता था और वहां अपील की सुनवाई की जा सकती थी, ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि मेयर न्यायालय क्या है तो सीधे सीधे बता देना बिना डरे कि मेयर न्यायालय एक निगम है जिसमें एक मेयर होता था, 12 एल्डरमैन होते थे और 60 से ज्यादा और भी सदस्य होते थे, ठीक है। इसे अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता था। ये आपराधिक और सिविल दोनों प्रकार के मामले सुनता था। मृतकों की संपत्ति का विवरण भी इसके पास होता था और जूरी पद्धति इसमें लागू होती थी और इसके खिलाफ एडमिरल्टी कोर्ट में अपील की जा सकती थी, ठीक है। तो ये सारा हमने पढ़ लिया मेयर कोर्ट के बारे में। अतः तीसरे चरण में मद्रास में ये सारी अदालतें थीं। एक तो थी चौलेटरी कोर्ट भारतीयों से संबंधित, एक थी एडमिरल्टी कोर्ट जो समुद्र से संबंधित थी, व्यापार से संबंधित थी, फिर एंड में आई मेयर न्यायालय, ये आई थी 1726 के चार्टर के द्वारा आई थिंक, ठीक है। और उसके सिवा हाई कोर्ट ऑफ मद्रास जिसका निर्माण गवर्नर और उसकी परिषद के द्वारा होता था। ये 3 तो थी ही थी, चौथी थी हाई कोर्ट ऑफ मद्रास, ये बनाई थी गवर्नर और उसकी परिषद वगैरह ने, ठीक है, गवर्नर एंड काउंसिल ने, ठीक है। तो ये जो आपकी अदालतें हैं ये उस टाइम पे चल रही थी। इसके बाद आप पढ़ोगे सदर निजामत अदालत वगैरह वगैरह, ठीक है, सदर दीवानी अदालत दुनिया भर की। तो इसलिए इनको याद करते हुए चलना ताकि जब उन्हें पढ़ो तो वो भी याद रहे। अब तीसरे चरण की कमी सुनो। इस चरण में न्यायालय के अधिकांश न्यायाधीश विधि के ज्ञान से अनभिज्ञ थे। यानी कि वही बात है कि जज ऐसे ही बना देते थे और जिन्हें बनाते थे उन्हें लॉ की ज्यादा नॉलेज होती नहीं थी, ठीक है। दंड का निर्धारित मापदंड नहीं था और राजा या शासन की इच्छा पर दंड निर्भर करता था। यानी कि दंड का मापदंड नहीं था, जैसे कि आज मापदंड है, आज पता है कि चोरी के लिए ये सजा देनी है, डकैती के लिए ये सजा देनी है, रेप के लिए ये सजा देनी है और मर्डर के लिए ये सजा देनी है। लेकिन उस टाइम पे दंड का निर्धारित मापदंड नहीं था। यानी कि उस टाइम पे ये नहीं था कि इस चीज के लिए हम इतनी सजा देंगे, ठीक है। और अगर किसी ने कुछ गलत करा तो उसे राजा या शासन की इच्छा के हिसाब से दंड दिया जाता था। राजा ने बोला फांसी दे दो, फांसी दे दी, राजा ने बोला हाथ काट दो तो हाथ काट दिया, ठीक है। और अक्सर दंड जो होता था वो कठोर तथा अमानवीय होता था जो अन्य लोगों को भय
अन्य लोगों को भय यानी कि डर दिलाने के लिए तथा अपराध को रोकने के लिए दिया जाता था। यानी कि इतना कठोर दंड देते थे कि आने वाले जो लोग हैं वो भी डर जाएं, वो भी समझ जाएं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा ही होगा। और एक मेन बात यह है कि स्त्री और पुरुष भेदभाव के बिना ही सजा दी जाती थी। यानी कि अगर आदमी का हाथ काट रहे हैं तो औरत का भी हाथ ही काटेंगे, ऐसा नहीं होगा कि हम भेदभाव कर रहे हैं। तो ये हमने पढ़ लिया न्याय व्यवस्था के 3 चरण। अब अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के लॉ रिलेटेड नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे डीएम कर सकते हैं, क्या टर्म एंड कंडीशन है बता दिया जाएगा। लॉ विद रिया नाम से मेरा टेलीग्राम पे चैनल है और व्हाट्सएप पे भी चैनल है, ये आप फॉलो कर लेना। यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके बताना समझ में आया हो तो। जय हिंद, जय भारत।